हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आने वाले अगले 2 महीने में कई सारे एग्जाम होने वाले हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, तो यहाँ देखिए लेखपाल, यहाँ रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 और यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है और आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय मैं आपको जीएस और साइंस की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज करा रहा हूं। तो डेली मैं आपसे टॉप 15 क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। और ये सिर्फ 15 क्वेश्चन नहीं है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि जब मैं इनको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताता हूं, तो करीब ये 100 से 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो बच्चों, मेरी जितनी भी क्लासेस ऑनलाइन आपको मिल रही हैं वो सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसके लिए मैं आपसे 1 रुपए भी फीस नहीं ले रहा हूँ। और ये सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री रहेंगी। तो आप सब इसको अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाएं। और इस समय आपको बता दूं कि जितने भी पेपर हो रहे हैं, जैसे आपको पता है कि अभी यूपी एसआई का पेपर हुआ है, और इसके अलावा एसएससी जीडी का पेपर हुआ है, जहाँ आरओ एआरओ का पेपर हुआ यूपीपीएससी का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी आरओ का पेपर हुआ है। इन सभी पेपर में मेरे द्वारा पढ़ाए के बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, और बच्चों ने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं। तो और मैं आपको बताऊं, जितने भी बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं सबको पता है कि जब भी वो पेपर में जाते हैं तो जीएस जैसे सब्जेक्ट में भी वो 80-90% तक स्कोर करके आते हैं। तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं बिल्कुल सटीक आपको पढ़ाता हूँ, और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। नोट्स बनाएं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं: अजी मुल्ला, बिरजिस कद्र, बख्त खान और हसन खान। तो बच्चे, मैं बता दूं आपको कि 1857 की क्रांति पे थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। देखिए, 1857 में सबसे पहले जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर पूरा दबदबा बना रखा था, देश में किसी की भी हिम्मत नहीं थी अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की। तो उस समय पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी में, जी हाँ, वेस्ट बंगाल की बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी, अच्छा, छावनी से मतलब है कैंट एरिया। और ये वो एरिया था जहां पर अंग्रेजों की पुलिस या सेना हम कह सकते हैं, क्योंकि उस जमाने में सेना और पुलिस एक ही हुआ करती थी। तो उनकी सेना या पुलिस रहती थी। तो अंग्रेजों की सेना में एक भारतीय सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे। तो उस समय दबाव डाल के मंगल पांडे और जितने भी सैनिक थे उनसे एक ऐसे गन में कारतूस से फायरिंग करवाई जा रही थी, जी हाँ, जिस पर गाय और सुअर की चर्बी यूज की गई थी। तो उन्होंने इस इन कारतूसों को अपने मुंह से लगाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से अंग्रेज अधिकारियों ने उन पर दबाव डाला। और इस बात को लेकर दोनों में जब बहस हुई, तो मंगल पांडे ने उस अधिकारी को गोली से मार दिया, जिसकी वजह से पूरी अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार हिल गई थी। क्योंकि यह भारत में बहुत बड़ी घटना थी कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई इतना बड़ा कदम उठा सकता है। यहाँ और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो जो कारतूस थे वो किस कंपनी के थे। तो उस कंपनी का नाम है एनफील्ड। जी हाँ, तो ये घटना थी। तो जब ये विद्रोह शुरू हुआ, और इसके बाद, इस घटना के बाद धीरे धीरे देश के कई अलग अलग हिस्सों में विद्रोह शुरू हो गया। जी हाँ। तो उस दौरान जो मुगल शासक थे, आपको पता है बहादुर शाह जफर जो थे वो मुगल शासक थे। तो जो मुगल शासक थे वो भी भारतीयों के साथ आ गए और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने इस विद्रोह में भाग लिया था। तो उसी दौरान की बात है कि बहादुर शाह जफर ने किस व्यक्ति को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, बख्त खान। ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। यानी कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने महाभारत को फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था। जी हाँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास ऑप्शन है: अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, शेख मुबारक। या तो आपको बता दो, इनमें से एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महाभारत को फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था, यानी कि अनुवाद किया था। तो इनका क्या नाम था? इनका नाम था मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत का जो युद्ध है वो 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक चला था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये कुरुक्षेत्र नाम की
जगह थी, इस ये मैदान था, यहाँ पर हुआ था। और ये आज की डेट में कहाँ पे, हरियाणा, हरियाणा का एक जिला है कुरुक्षेत्र। यहाँ तो इसकी जो दूरी है वो दिल्ली से जहाँ लगभग 137 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ इतनी दूर है ये दिल्ली से, और दिल्ली अंबाला के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में। तो बहुत ही ऐतिहासिक रहा, आपने इसके बारे में सुना होगा, जानते होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि प्रोड्यूसर है। मैक्सिको जो कंट्री है वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा उत्पादक, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑप्शंस हैं सोने का, तांबे का, जस्ते का, चांदी का। सोना होता है गोल्ड, तांबा मतलब कॉपर, जस्ता मतलब जिंक, और चांदी का मतलब होता है सिल्वर। ठीक है, इनमें से किसका है। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मैक्सिको की, तो सोना दुनिया में सबसे ज्यादा जो होता है वो कहाँ पे होता है, चीन में, यानी कि चाइना में होता है। ठीक है, तांबा सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ये चिली में होता है, चिली में। जस्ता यानी कि जिंक सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ये भी चीन में होता है, चाइना में। चांदी सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है तो ये मैक्सिको में होता है, मैक्सिको में चांदी सबसे ज्यादा होती है। जी हाँ, तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया मैक्सिको। अब इन देशों की राजधानियां जो हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चे। देखिए चीन की जो राजधानी है वो आप जानते होंगे क्या है, तो वो है बीजिंग। जी हाँ, बीजिंग जो है वो चाइना की कैपिटल है। और अगर चिली की बात करेंगे तो उसकी कैपिटल क्या है, सैन डियागो। ठीक है, फिर से चीन है तो उसकी बीजिंग हो जाएगी, और मैक्सिको की जो राजधानी है वो क्या है, मैक्सिको सिटी है। ठीक है बच्चे, अब देखिए मैक्सिको है कहाँ पे, तो ये नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि जो आपका अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कंट्री है, देश है, अमेरिका के जस्ट नीचे आप मैप में देखेंगे तो उसी के नीचे आपको मिल जाएगा मैक्सिको। ठीक है, चाइना जो है भारत के बगल में, आपको सबको पता है। और चिली जो है ये साउथ अमेरिका का देश है। जी हाँ, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला पर बसा हुआ है, आप देखेंगे ध्यान से तो चिली आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक किसका है, तो आंसर हो जाएगा चांदी का। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। तो देखिए भारत में कुल मिला के जो राज्यों की संख्या वो कितनी है, 28। और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। अच्छा, अब समुद्र तट पर, समुद्र के किनारे पर कितने हैं, तो भारत का जो मैप है वो कुछ इस तरह से, नीचे आपने देखा होगा। तो यहाँ पर पहला जो राज्य है वो जाएगा गुजरात, उसके बाद है महाराष्ट्र। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा गोवा, फिर आपका हो जाएगा कर्नाटक, उसके बाद केरल। इस तरह से फिर इधर आएंगे तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु के ऊपर कौन सा है, फिर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और उसके बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल। तो अगर भारत के पूर्वी तट की बात करेंगे, ईस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे, तो 1 2 3 4 राज्य इधर हो जाएंगे। और अगर पश्चिमी तट की बात करेंगे तो 5 राज्य इधर, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9। 9 ऐसे राज्य, 9 ऐसे स्टेट हैं जो समुद्र तट पर स्थित हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन सी, 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है। और इसमें लिखा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। नारियल का मतलब क्या होता है, कोकोनट। ठीक है, सबसे ज्यादा नारियल या कोकोनट कहाँ होता है। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो नारियल का उत्पादन होता है वो किस देश में होता है, तो वो हमारे देश में ही होता है, भारत में। ठीक है, अच्छा, अब भारत में भी सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन हमारे पास केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो भारत में सबसे ज्यादा जो नारियल होता है वो होता है केरल में। जी हाँ, केरल में नारियल सबसे ज्यादा होता है। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, केरल, यानी कि ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 है। लिखा है एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं ये। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, सतत विकास से, परमाणु निशस्त्रीकरण से, पेटेंट संरक्षण से, और कृषि संबंधी पारिधान से। अब इसका मतलब क्या है, देखिए एजेंडा 21 क्या है, बात है सन 1992 की। ठीक है, 1992। यहाँ पर ब्राजील का सबसे बड़ा जो शहर है, इसका क्या नाम है, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, ब्राजील का जो सबसे बड़ा शहर, उसका क्या क्या नाम है, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में दुनिया के कई देशों की एक मीटिंग हुई 1992 में। और ये मीटिंग किससे संबंधित थी, ये मीटिंग थी विकास और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, संरक्षण। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण को बचाना। और इसके अलावा किससे, विकास से संबंधित थी। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देखें इसमें क्या बात हुई कि पूरी दुनिया में जो प्रदूषण है, पोल्यूशन, उसको कम किया जाए, है ना, पेड़ पौधे लगाए जाएं, पर्यावरण का संतुलन बनाया जाए। पर्यावरण संतुलन होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि पूरी दुनिया जो है वो खतरे में आ जाएगी। और पर्यावरण संतुलन के लिए मैं आपको बता दूं, एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अच्छे पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर यानी कि एरिया में जंगल होना आवश्यक है, यानी कि फॉरेस्ट। ठीक है, तो उसका आंसर होता है 1/3, यानी कि हम कह सकते हैं 33.33%। ठीक है, 33.33% जो है, एक तिहाई वो क्या होने चाहिए, जंगल होने चाहिए, जितनी भी जमीन हमारे पास होती है कम से कम, अगर अच्छा पर्यावरण संतुलन में चाहिए, अच्छा पर्यावरण संतुलन चाहिए तो इस हिसाब से हमारा जो ये क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन ए, सतत विकास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो देखिए, हवाई जहाज के जो टायर होते हैं एरोप्लेन के, है ना, उनको चौड़ा करने में उनमें कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है, ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और नियोन। ठीक है, तो देखो बच्चे, ऐसा होता है, हवाई जहाज हवा में उड़ता है, आपको पता है, और हवा में उड़ेगा तो हल्की गैस चाहिए होगी। हल्की गैस जो सबसे ज्यादा होती है वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। ये तो सबसे हल्की गैस है। तो क्या इनमें हवाई जहाज के टायरों में इनको भरा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं भरा जाता, ये गैसें नहीं भरी जाती हैं। ठीक है, फिर कौन सा भरा जाता है, तो देखो नाइट्रोजन और नियोन, हमारे पास दो ऑप्शन बची हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। अब क्यों भरते हैं, नाइट्रोजन जो है ये कैसी गैस है, एक अक्रिय गैस है। अक्रिय, अक्रिय का मतलब वो गैस है जो जल्दी क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, रिएक्शन नहीं करती हैं। तो होता क्या है कि जब हवाई जहाज बड़ी दूरी, ऊंचाई पर उड़ता है, और इतनी ऊंचाई पर अगर बाई चांस कोई ऐसी गैस है जो सक्रिय है, यानी कि जो टायर की जो रबड़ होती है उसके साथ अगर क्रिया कर लेती है तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस भरी जाती है जिससे ऐसी कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे, अगर आपको मेरी ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं और वीडियोस अच्छे लगते हैं, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा है, तो आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चीज को शेयर कर दें, सबसे सब्सक्राइब करवा दें, बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, लाइक कमेंट जम के करते रहें, और आप मुझे कमेंट करके बताते रहें जो भी आपको इसमें अच्छी या बुरी चीजें लग रही हैं। ठीक है, अगर कोई फीडबैक है तो आप मुझे बता सकते हैं, अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टेढ़ा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका पहले तो मतलब समझा देता हूँ मैं आपको। इसका मतलब है कि फोटोग्राफी जो होती है, यानी कि फोटो खींचना और उसको जब बनाने की काम होता है, तो उसमें क्वालिटी के लिए, या फोटो की जो क्वालिटी होती है उसको अच्छा करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है। तो वहां पे आपको मैं बता दूं, चार ऑप्शन हमारे पास, सोडियम थायोसल्फेट का, बोरेक्स का, सोडियम टेट्राथायोनेट का, और अमोनियम मेलिबडेट का। ठीक है, ये चार ऑप्शन हमारे पास हैं। तो ये बड़े ही चैलेंजिंग ऑप्शन है आपके पास, आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि अगर फोटोग्राफी की बात होगी तो वहां पे जो करेक्ट हमारा आंसर होगा, उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम थायोसल्फेट। इसका यूज किया जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 9, और इसमें दिया हुआ मानव के बाल एवं नख में कौन सा प्रोटीन विद्यमान है। इसका मतलब क्या है, देखिए, बाल सब जानते हैं सिर पे होते हैं, हेयर। नख का मतलब होता है नाखून, नाखून का मतलब जो नेल होते हैं, नेल्स। ठीक है, तो नाखूनों में कौन सा प्रोटीन विद्यमान मतलब होता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं ऑक्सीटोसिन, केराटिन, वैसोप्रेसिन और ट्रिप्सिन। तो आप जानते हैं कि जो हमारे बाल होते हैं और नाखून होते हैं, तो इसमें कैसी मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, मृत कोशिका, यानी कि डेड सेल्स होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम नाखून काटते हैं या बालों को कटवाते हैं तो उसमें दर्द नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, तो आप ये ध्यान रखें, अगर बॉडी का कोई भी पार्ट जरा सा भी कट जाता है, ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, खून बहने लगता है, जबकि बालों में और नाखून में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हो क्योंकि इनमें डेड सेल्स होते हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, इसलिए हमें दर्द नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें कौन सा प्रोटीन होता है, और हमारे शरीर का जो निर्माण है वो किससे होता है, प्रोटीन से ही होता है। तो हमारे पास जो चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरेटिन। केरेटिन नाम का जो प्रोटीन है वो पाया जाता है किसमें, इंसान के बाल और नाखूनों में। तो ध्यान रखें, और इसका नाम क्या है, केरेटिन। केरेटिन और कैरोटीन में अंतर है, ध्यान रखें, कैरोटीन बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ क्या, केरेटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
10। लिखा है गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है। तो देखो बच्चे, मैं आपको बता दूं, गाय का दूध आपने देखा होगा, है ना, गाय का, बकरी का, उसमें पीलापन होता है दूध में। भैंस का दूध जो होता है वो सफेद होता है, लेकिन जो गाय का दूध होता है उसमें सफेद के साथ हल्का पीलापन भी होता है। तो पीलेपन की जब हम बात करते हैं तो किसकी वजह से होता है। ऑप्शंस दिए हैं, केसीन, लैक्टोज, केसीन के साथ कैरोटीन, लैक्टोज के साथ साथ ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझो, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि पत्ती, जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं, ठीक है, तो उनका रंग, पत्ती का रंग कैसा, पत्ती का जो रंग है वो कैसा, पीला। ठीक है, अच्छा, गाय, ठीक है, के दूध, गाय के दूध का रंग ये कैसा, पीला। ठीक है, और गाजर, गाजर का जो रंग होता है वो कैसा, गाजर का रंग लाल। ये तीनों के तीनों किसकी वजह से होते हैं, एक ही चीज की वजह से होते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कैरोटीन। ठीक है, तो हमारा जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन सी हो जाएगा, कैसीन के साथ साथ कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन की वजह से क्या होता है, गाय के दूध का रंग पीला हो जाता है, पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, और गाजर का रंग लाल इसी की वजह से होता है। ठीक है बच्चे, अच्छा अगर आ जाए चुकंदर, चुकंदर सब्जियों में, सलाद में खाते हैं, चुकंदर का जो रंग लाल होता है वो किसकी वजह से होता है, तो ये बेटानीन की वजह से होता है। किसकी वजह से, बेटानीन, ये विटामिन नहीं है, ध्यान रखना, बेटानीन है, बेटानीन की वजह से होता है। अच्छा, टमाटर का रंग जो लाल होता है, टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल, वो लाइकोपेन की वजह से होता है, लाइकोपेन। ठीक है बच्चे, तो ये, अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ध्यान देख भी रहे होंगे, एक एक क्वेश्चन में आपको दो दो चार चार पांच पांच छह छह क्वेश्चन और बताता जा रहा हूँ, तो आप इनको अच्छे से नोट करें ताकि फ्यूचर में कभी भी ये क्वेश्चन रिपीट हो तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखें, चुकंदर का रंग लाल किसकी वजह से होता है, बेटानिन की वजह से। टमाटर का रंग लाल किसकी वजह से होता है, लाइकोपेन की वजह से। गाजर का रंग लाल किसकी वजह से होता है, तो वो होता है कैरोटीन की वजह से। ठीक है, गाय के दूध का रंग पीला, पत्तियों का रंग पीला, कैरोटीन की वजह से। ठीक है बच्चे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो पेपर में पूछे भी गए हैं और आते रहते हैं, लेकिन आपको आमतौर पर नहीं पता होंगे। ठीक है, तो सप्तपर्णी गुफा जो है ये कहाँ पर, ये क्वेश्चन है, इसकी कहानी क्या ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए, सप्तपर्णी जो गुफा है इसका संबंध बौद्ध व हिंदू धर्म से है। ठीक है, अच्छा आपको बता दूं कि प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति, ऐसा कहा जाता है कि यहीं पे हुई थी। कहाँ पे, सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति। अच्छा, बौद्ध संगीति का मतलब क्या, बौद्ध धर्म में जो उस जमाने में मीटिंग हुआ करती थी। ठीक है, और हिंदू धर्म की अगर बात करेंगे तो एक गर्म पानी का स्रोत है यहाँ पे, गर्म पानी। यहाँ गर्म पानी के स्रोत का मतलब है कि कुंड है जिससे गर्म पानी निकलता रहता है। ठीक है, तो हिंदू मान्यताओं के हिसाब से लोग यहाँ पे जाते हैं, स्नान करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे रोग दोष से मुक्ति मिलती है। ठीक है, तो सप्तपदी जो गुफा है वो हिंदू और बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ भी है। ठीक है, और इन दोनों धर्मों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पहली बौद्ध संगीति का आयोजन भी यहीं पे किया गया था, और यहाँ पर एक गर्म पानी का स्रोत भी है, एक सोर्स है, कुंड है जहाँ से गर्म पानी निकलता है हमेशा अपने आप। ठीक है, तो ये जगह कौन सी है, तो यहाँ पे दिया है सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी, राजगृह और नालंदा ये तीनों कहाँ पे हैं, बिहार में है, और सांची कहाँ पे है, ये एमपी में, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आंसर हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह। राजगृह जो है इसका पुराना नाम राजगीर, इसका नया नाम, इसका माफ कीजिएगा, इसका नया नाम राजगीर भी है, पुराना नाम राजगृह है। ये है कहाँ पे, तो ये बिहार के नालंदा जिले में, नालंदा जिले में एक नगर है जिसका नाम क्या है, राजगीर है, और ये बिहार में आता है। ठीक है, तो ये पुराने जमाने से काफी फेमस रहा है, और ये एक तीर्थ स्थान के रूप में भी आज की डेट में ये फेमस है। तो सप्तपदी जो गुफा है वो राजगृह नाम की जगह पर है, और ये नालंदा जिले में, बिहार के। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट के बारे में मैंने आपको पहले पिछले अपने जो क्लासेस हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो लेक्चर में बताया भी है। रॉलेट एक्ट सबसे पहले देखिए समझिए, रॉलेट एक्ट का मतलब है, सबसे पहले तो ये 1919 में आया था। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में। ठीक है, 1919 में। अच्छा, इसको कहा गया था कि नो अपील,
ठीक है, नो दलील और नो वकील, इस तरह का ये एक्ट था, अधिनियम था। इसका क्या मतलब है, देखिए भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ती जा रही थी, अंग्रेज काफी परेशान थे, भारतीय जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अंग्रेजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था देश छोड़ने के लिए। ठीक है, अंग्रेजों ने सोचा कि अगर इन पर काबू नहीं पाया गया तो इस हमें मजबूरी में क्या देश छोड़ना पड़ेगा या हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसके तहत अंग्रेजों ने एक कानून पास किया, एक नियम बनाया, एक अधिनियम बनाया, और उस एक्ट का नाम रखा गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्यों रखा गया, क्योंकि इंग्लैंड के एक हाई कोर्ट के जज थे, उनका नाम था क्या, सिडनी रॉलेट। हाँ, एक ये कौन थे, जज थे, ठीक है, सिडनी रॉलेट। ये इन्होंने ही और इनकी टीम ने मिलकर ये एक्ट बनाया था, जिसकी वजह से इन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया था रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो ये एक्ट आया, इन्होंने कानून जो बनाया उसके तहत क्या था कि संदेह के आधार पर, शक के आधार पर भारत में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। और जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो ना तो वो कोई अपील कर सकता है या कोर्ट में, ना ही उसकी कोई दलील सुनी जाएगी, और ना ही उसे वकील करने का अधिकार होगा। इसका मतलब अंग्रेज किसी को भी उठा के बंद कर देंगे और उसके बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कभी भी कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब तो उनकी मर्जी आएगी जेल में रखेंगे, उनकी मर्जी होगी तो फांसी पे चढ़ा देंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये जो एक्ट था इसे भारतीयों ने काला कानून कहा था, बहुत ही खतरनाक एक्ट था, इसका बहुत जम के विरोध हुआ था। और इसी के विरोध में क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, मैंने आपको पिछली क्लासेस में अपने बताया भी है उसकी पूरी कहानी। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन जो हुआ है कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था, तो ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं 1919 की बात है, 1919 में भारत में 1919 में जो वायसराय थे, वायसराय को ही हम गवर्नर जनरल कहते थे, तो उनका नाम था लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ठीक है, इन्होंने जो भारत सचिव थे उस समय मॉन्टेग्यू, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, उनके साथ मिलके मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार नाम से एक एक्ट बनाया था, जो कि 1919 में ही आया था। ठीक है जी, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। आगे बढ़े बच्चे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावी हुआ। ठीक है, तो देखो इसका क्या मतलब है, आप समझेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ उससे पहले बात है, 19, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, बात है 1939 की। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था जो कि 1945 तक चला, 1945 तक। ठीक है, 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। ठीक है, इस विश्व युद्ध में, ठीक है, जापान बहुत ही ज्यादा पावर के साथ आगे बढ़ रहा था, और जापान से खतरा था किसको, ब्रिटेन को। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या था कि जो भारतीय क्रांतिकारी थे उन्होंने जम के आंदोलन छेड़ रखा था। तो भारतीय क्रांतिकारियों के आंदोलन की वजह से और साथ साथ जापान के डर से भी, दोनों वजह से क्या हुआ कि अंग्रेज कमजोर पड़ते जा रहे थे। अंग्रेजों ने मन बना लिया कि भारत को आजाद करना है। कई सारे प्रस्ताव है भारतीयों ने ठुकरा दिए थे, क्योंकि भारतीय जो व्यक्ति थे, वो जितने भी नेता थे, वो क्या चाहते थे, पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, पूरी तरह से आजादी चाहते थे। इसी के तहत ब्रिटेन में 1945 में चुनाव हुए, आम चुनाव। ठीक है, जिनको हम लोकसभा चुनाव कहते हैं अपने इंडिया में। ठीक है, तो इन चुनाव में क्या हुआ, इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी, लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी की सरकार जब बनी तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो बने उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लेमेंट एटली सरकार बन गई। ठीक है, अच्छा, क्लेमेंट एटली को भारत के प्रति उदारवादी नेता कहा गया था। तो इसका ये मतलब है कि जब 1945 में सरकार बन गई लेबर पार्टी की और क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बन गए, तो उन्होंने भारत को आजाद करने का मन बनाया। इसके तहत उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत भेजा 1946 में, और कैबिनेट मिशन भेजने का जो उद्देश्य था वो था भारतीय नेताओं से मिलकर एक संविधान सभा को बनाना, और वो संविधान सभा देश का संविधान बनाएगी, और उसके बाद भारत की सत्ता को ब्रिटेन के हाथों से भारत को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के तहत क्या हुआ, क्लीमेंट एटली ने 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में, जी हाँ ब्रिटेन की संसद में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का प्रस्ताव रखा, पेश किया। यानी कि उसमें उन्होंने ये लिखा था, उसमें दिया गया था कि हाँ हम भारत को आजाद करना चाहते हैं और इस तरह से आजाद करना चाहते हैं। ठीक है, और इस प्रस्ताव को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा पास कर दिया गया। यानी कि ये मोहर लग गई कि हाँ अब हम भारत को आजाद कर देंगे। तो इसलिए जो ये एक्ट था ये प्रभावी कब से हुआ है, 18 जुलाई 1947 से। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में कब अपनाया गया? ठीक है, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? देखो, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार, इसका क्या मतलब है? ब्रिटिश वस्तु यानी कि वे चीजें जो इंग्लैंड से बन के आती थी हमारे लिए, हमारे देश में बिकती थी, और बहिष्कार का मतलब उनका त्याग कर देना, उनको अपनाना ना अपनाना, उनको यूज ना करना, ठीक है। और इसको राष्ट्रीय नेशनल पॉलिसी के रूप में कब अपनाया गया? यानी कि पूरे देश में ठान लिया गया कि हम अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये कब हुआ? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन है 1899 में, 1901 में, 1903 में, 1905 में, ठीक है। तो ये चार हमारे पास क्या है? ऑप्शंस हैं, ठीक है बच्चे। अब आप ध्यान से सुने मेरी बात को कि इसका क्या मतलब, ये हुआ क्या है? सन 1905 की बात है, 1905 की, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल का विभाजन हिंदू और मुस्लिम के धर्म के आधार पर किया गया था। तो इसी चीज पे एक आंदोलन शुरू हुआ और इसको बोला गया था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, जी हाँ, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? तो 1905 में, जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया तो उसके बाद हो गई थी। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में आपको पता है कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में हुआ था, और इसी के टाइम स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1905 हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है बच्चे। आइए चलते हैं, और ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है बच्चे। फूट डालो और राज्य करो की जो रणनीति थी वो किसने अपनाई थी? ठीक है। तो आप जानते हैं अंग्रेजों की नीति हुआ करती थी कि आपस में हमारे देश में जो लोग रहते थे, है ना, उनमें क्या, फूट डाल दो और आराम से राज करो, आपस में लड़ने दो, उनको मरने दो। तो इसकी जो शुरुआत है भारत में किसने की थी? ऑप्शन दिया है लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो दोती द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड वेलीजली द्वारा। तो आप जानते हैं, देखिए सबसे पहली बार क्या हुआ था कि धर्म के आधार पर, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के आधार पर, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या, सबसे पहले क्या किया गया? बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। बंगाल का जो विभाजन है वो हिंदू मुस्लिम के आधार पर कर दिया गया था, और यही सबसे पहला और बड़ा कारण था। और ये किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये चीज की गई थी। 1905 की बात है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया 1905 में, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया कि बंगाल का विभाजन कर दिया था धर्म के आधार पर, और यहीं से शुरुआत हो गई थी फूट डालो राज करो की नीति की, ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखें, और इतने क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस किए हैं। तो आप जानते हैं 15 क्वेश्चन जरूर हैं हमारे इस लेक्चर में, लेकिन उनके पीछे की जो कहानी मैंने आपको बताई है, तो काफी ज्यादा क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से पढ़िएगा, अगर नहीं भी देख पाए हैं तो दोबारा से आप इनके नोट्स बनाएं, ठीक है, और सभी क्वेश्चन को लिख लें जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी आगे आने वाले जो लेक्चर हैं, अगला जो लेक्चर आएगा उसमें मैं और जबरदस्त क्वेश्चन के साथ आपके सामने आऊंगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप क्या करेंगे? मेरे चैनल को जम के शेयर करिएगा, आप सबसे सब्सक्राइब कराएं ज्यादा से ज्यादा लोगों से, और उनसे बोलें कि नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। ये जो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो आता है इसको क्या करेंगे? क्लिक कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। क्लासेस बच्चे जितनी भी ऑनलाइन होंगी, आपसे कमिटमेंट है कि सभी की सभी कैसी होंगी? फ्री रहेंगी। इसके लिए किसी बच्चे से 1 रुपए भी नहीं लिया जाएगा। आप घर बैठे जब भी चाहें जैसे भी चाहें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो जम के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी जो क्लासेस हैं वो कैसी लग रही हैं, और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।